इकोनॉमिक टर्म्स जो सुनने में इतने कॉम्प्लेक्स लगते हैं वो एक्चुअली आपकी डेली लाइफ कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपके फेवरेट स्नैक का प्राइस क्यों बढ़ गया, हाँ, या बैंक लोन्स अचानक से सस्ता क्यों हो गया। ये सब एक बड़े इकोनॉमिक गेम का हिस्सा है। और आज हम इसी गेम के रूल्स को डीकोड करेंगे सीडीएस और सीएपीएफ के सीक्यूज के थ्रू। रेडी टू बिकम एन इकोनॉमिक्स विज़र्ड? तो फटाफट सब्सक्राइब बटन को हिट करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो और कमेंट सेक्शन में एक फायर इमोजी ड्रॉप कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का लर्निंग मैप दोस्तों एकदम क्लियर है। हम सीडीएस और सीएपीएफ के पिछले सालों के कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन 176 से शुरू करके ऑल द वे टू 199। एक एक करके उनका पूरा कंसेप्चुअल पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिलिप्स कर्व, एनबीएफसीज, ई रूपी और भी बहुत कुछ। तो अपनी क्यूरियोसिटी की सीट बेल्ट बांध लो। चलो सीधा जंप करते हैं पहले सवाल पे। यह है सीडीएस 2023 आई से क्वेश्चन 176। सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू इन्फ्लेशन। ऑप्शंस है ए रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग सप्लाई, बी स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सी रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, डी हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, चलो इसको अनपैक करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में महंगाई, जब चीजों और सर्विसेज का जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है और आपके पैसे की खरीदने की शक्ति यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सही। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जिसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि मार्केट में लेटेस्ट गेमिंग कंसोल के सिर्फ 100 पीसेस अवेलेबल है। ओके, लेकिन खरीदने वाले 1000 लोग हैं, क्या होगा? सब ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। बिडिंग वॉर शुरू हो जाएगी एक तरह से। करेक्ट, डिमांड सप्लाई से बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए प्राइस शूट अप कर जाएगा। बस यही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, टू मेनी पीपल चेजिंग टू फ्यू गुड्स। परफेक्ट एग्जांपल। चलो अब ऑप्शंस का डीप एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन स्टेम का कीवर्ड है लीड टू इन्फ्लेशन। हमें कॉज ढूंढना है। ऑप्शन ए रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग सप्लाई। ये तो बिल्कुल हमारी गेमिंग कंसोल वाली सिचुएशन है, जब इकोनॉमी में टोटल डिमांड, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, हाँ, वो टोटल सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। ये क्लासिक डेफिनेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, तो ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेट्स चेक द अदर ऑप्शंस जस्ट टू बी श्योर। ऑप्शन बी स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अरे ये तो उल्टा है, अगर डिमांड स्लो है तो प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे? इनफैक्ट प्राइसेस गिर भी सकते हैं। सेलर्स को कस्टमर अट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो ये तो कंसेप्चुअली गलत है। राइट। ऑप्शन सी रिडक्शन इन द मनी सप्लाई। अगर लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो वो खर्च भी कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, और इससे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, बढ़ेगा नहीं। ये भी गलत। और लास्ट वाला ऑप्शन डी हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, पैसा नहीं होता, इससे डिमांड कम हो जाती है, बढ़ती नहीं, तो ये भी इन्फ्लेशन का कॉज नहीं बन सकता। तो एलिमिनेशन से भी ए ही आंसर है। एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट यहाँ ऐड करते हैं। इन्फ्लेशन का एक और टाइप होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, ये तब होता है जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल जैसे क्रूड ऑयल महंगा हो गया या वेजेस बढ़ गए, तो कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती है। समझे? एग्जैक्टली। और दोस्तों इसके लिए एक मेमोरी हैक है, बस याद रखो डिमांड पुल का मतलब है डिमांड लिटरली प्राइसेस को ऊपर पुल कर रही है। एक रस्सी जैसी सिचुएशन विजुअलाइज करो जहां डिमांड एक तरफ से प्राइस लेवल को ऊपर खींच रही है। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट जब डिमांड सप्लाई से रेस जीत जाती है इन्फ्लेशन होता है। ऑप्शन ए इज द क्लियर कंसेप्चुअल विनर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप क्वेश्चन 177, ये भी सीडीएस 2023 आई से है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। Which of the following policies help to raise interest rates unambiguously and thereby lead to appreciation of currency? ऑप्शंस हैं ए एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बी कंट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सी कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, डी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इंटरैक्शन। ओके, इसको आराम से अनपैक करते हैं। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास इकोनॉमी को स्टीयर करने के लिए दो माइटी टूल्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का बजट, टैक्सेस और स्पेंडिंग से रिलेटेड है, और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक का एरिया है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। और ये दो टर्म्स एक्सपेंशनरी मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करना पैसा डालकर, और कंट्रैक्शनरी मतलब इकोनॉमी को कूल डाउन करना पैसा निकालकर। ठीक है, इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो इकोनॉमी एक कार है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी एक्सेलरेटर है, स्पीड बढ़ाती है, और कंट्रैक्शनरी पॉलिसी ब्रेक है, स्पीड कम करती है। सवाल ये पूछ रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को रेज करने के लिए क्या करना होगा, मतलब कार को स्लो करना है, और यहाँ कीवर्ड है अनएम्बिगुअसली। हाँ, अनएम्बिगुअसली मतलब बिना किसी डाउट की 100% सर्टेनिटी के साथ। ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें दोनों टूल्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की दिशा में काम करें। चलो एनालाइज करते हैं। पहले मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का सबसे डायरेक्ट टूल है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कम करता है तो बोरोइंग महंगी हो जाती है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं। ये तो कंफर्म्ड है। बिल्कुल। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है, जैसे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर। इस खर्च के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो मार्केट से बोरो करती है। हाँ, और जब गवर्नमेंट जैसा बड़ा प्लेयर मार्केट से बोरो करना शुरू करता है तो पैसे की डिमांड बढ़ जाती है, जो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर पुश करती है। तो हमें परफेक्ट कॉम्बो मिल गया। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, कंफर्म्ड। और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ जाती है, ये भी कंफर्म्ड। दोनों पॉलिसीज इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर की तरफ धक्का दे रही हैं, इसलिए रिजल्ट अनएम्बिगुअस होगा। तो इस एनालिसिस के बेसिस पे ऑप्शंस को रीचेक करते हैं। ए एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी, यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कम करेगी, गलत। बी कंट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी, इसमें फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट एम्बिगुअस हो सकता है, नॉट अनएम्बिगुअस, गलत। सी कंट्रैक्शनरी फिस्कल एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, यहाँ भी मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कम करेगी, डेफिनेटली गलत। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये हमारे डीप डाइव से परफेक्टली मैच करता है।
एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट भी है इसमें, ये करेंसी एप्रिसिएशन से कैसे लिंक्ड है। जब एक कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। बेटर रिटर्न्स के लिए। करेक्ट। तो वो अपनी करेंसी जैसे डॉलर्स को हमारी करेंसी यानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। इससे हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू एप्रिशिएट कर जाती है। दैट्स द लिंक। चलो इसको एक मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इक्वल्स मनी को कॉन्ट्रैक्ट करो, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओ। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इक्वल्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपैंड करो, बोरोइंग बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। दोनों मिलकर डबल इंजन पावर। मिनी रिकैप। इंटरेस्ट रेट्स को सर्टेनिटी के साथ बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक को ब्रेक्स लगाने होंगे, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी, और गवर्नमेंट को एक्सेलरेटर दबाना होगा, एक्सपेंशनरी फिस्कल। ऑप्शन डी इज द कंसेप्चुअल विनर। Ready for the next challenge? लेट्स डू इट। Question 178 from CDS 2022I. Which one of the following is a measure that can be used by the government for combating inflation? ऑप्शंस हैं A. Increasing the non-planned expenditure. B. Increasing the non-planned expenditure on defense, police, etc. C. Providing more subsidies on exports. D. Reduction in the cash reserve ratio, CRR. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है गवर्नमेंट्स टूल्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ओके, यहाँ फोकस गवर्नमेंट पर है। जनरली हम सोचते हैं कि सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई इन्फ्लेशन से लड़ता है। हाँ, पर गवर्नमेंट के पास भी अपने टूल्स होते हैं। सवाल गवर्नमेंट का टूल पूछ रहा है। चलो एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके घर का मंथली बजट राइजिंग प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन की वजह से बिगड़ रहा है तो आप क्या करोगे? फालतू खर्चे कम करूंगा, जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उस पर कंट्रोल। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है। इस लॉजिक के साथ चलो ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन स्टेम चेक। गवर्नमेंट्स मेजर टू कम्बैट इन्फ्लेशन। ऑप्शंस ए एंड बी। इंक्रीजिंग नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है गवर्नमेंट और ज्यादा पैसा मार्केट में डाल रही है। इससे तो लोगों के पास और पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन और भड़केगा। ये तो आग में घी डालने जैसा हुआ। करेक्ट, सो दीज आर डेफिनेटली रॉन्ग। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स। सब्सिडीज का मतलब भी गवर्नमेंट का खर्चा ही है, पैसा सिस्टम में जा रहा है। ये भी इन्फ्लेशन से लड़ने का टूल नहीं है, ये भी आउट। ऑप्शन डी, रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, CRR। अब यहाँ एक ट्रिक है, CRR कंट्रोल कौन करता है? ये तो आरबीआई का टूल है, सेंट्रल बैंक का, गवर्नमेंट का नहीं। राइट। और दूसरी बात, सीआरआर को रिड्यूस करने से बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो ये टूल गलत अथॉरिटी का है और इसका एक्शन भी उल्टा इफेक्ट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ऑप्शंस ए, बी और सी तो इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे। ऑप्शन डी आरबीआई का टूल है और उसे कम करने से भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट मेजर नहीं है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है फ्लॉड क्वेश्चन का, जो एग्जाम्स में आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ लर्निंग ये है कि हर ऑप्शन कंसेप्चुअली गलत क्यों है ये समझना। गवर्नमेंट के असली एंटी इन्फ्लेशन टूल्स होते हैं कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यानी खर्चा कम करना और टैक्सेस बढ़ाना, या फिर सप्लाई साइड मेजर्स जैसे कुछ चीजों पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटा देना ताकि उनकी अवेलेबिलिटी बढ़े और दाम कम हो। इसके लिए मेमोरी हैक सिंपल है। आग से लड़ने के लिए आप और फ्यूल पैसा नहीं डालते, आप फ्यूल सप्लाई काटते हो। और सारे ऑप्शंस फ्यूल डालने जैसे हैं। मिनी रिकैप, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था या शायद फ्लॉड क्वेश्चन। दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी गवर्नमेंट का सही मेजर नहीं है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। रियल टेकअवे ये है कि सही टूल्स क्या होने चाहिए। चलो अब बैंकिंग की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन 179 फ्रॉम CDS 2022-2। Which one of the following statements about non-banking financial companies, NBFCs, is not correct? ऑप्शंस हैं A. NBFCs cannot accept demand deposits. B. NBFCs cannot give loans. C. NBFCs cannot issue checks drawn on themselves. D. NBFCs cannot offer deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम, फीचर्स ऑफ NBFCs। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। NBFCs बैंक जैसे होते हैं पर पूरे बैंक नहीं होते। ये लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पर कुछ की बैंकिंग फंक्शंस नहीं कर सकते। एक तरह से ये बैंक्स के कजन्स हैं। सही। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है जब आप कार या इलेक्ट्रॉनिक्स EMI पर खरीदते हैं बजाज फिनसर्व से, या गोल्ड लोन लेते हैं मुथूट फाइनेंस से। आप एक NBFC से डील कर रहे हैं। परफेक्ट। अब ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक बहुत जरूरी है। हमें वो स्टेटमेंट ढूंढना है जो नॉट करेक्ट है। बड़ा ध्यान देना है इस पर। लेट्स गो वन बाय वन। करना अलाउड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट बी, NBFCs कैनॉट गिव लोन्स। वेट व्हाट? ये तो NBFCs का मेन काम है। बजाज फिनसर्व का पूरा बिजनेस मॉडल ही लोन्स पर बेस्ड है। तो ये स्टेटमेंट कि NBFCs cannot give loans बिल्कुल इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। सो वी हैव आवर आंसर। लेकिन बाकी दो को भी वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेटमेंट सी, NBFCs कैनॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स। चेक सिस्टम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट है जिसका एक्सेस सिर्फ बैंक्स को होता है। इसलिए NBFC अपने नाम का चेक इशू नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है। और आखिरी स्टेटमेंट डी, NBFCs cannot offer deposit insurance facility। ये जो DICGC फैसिलिटी है जो आपके बैंक डिपॉजिट्स को 5 लाख तक इंश्योर करती है, वो NBFC डिपॉजिटर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कंफर्म्ड है। इसके लिए एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट ये है कि NBFCs को RBI ही रेगुलेट करती है, पर उनके रूल्स बैंक से थोड़े अलग होते हैं। और एक सिंपल सा मेमोरी हैक है, याद रखो NBFC इक्वल टू नो बैंकिंग फॉर चेक्स एंड कैसा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। लेकिन लोन देने में नो नहीं है, वो उनका प्राइमरी काम है। मिनी रिकैप, NBFC का ब्रेड एंड बटर ही लोन्स देना है। इसलिए स्टेटमेंट बी जो कहता है कि वो लोन नहीं दे सकते फंडामेंटली गलत है और इसीलिए हमारा सही आंसर है। कूल ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 180, ये भी CDS 2022I से है। ये एक बहुत मॉडर्न फाइनेंशियल टूल के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग e-rupee प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स। स्टेटमेंट्स है 1. The maximum amount of e-rupee is rupees 1 lakh. 2. Beneficiaries can receive e-rupee without having a bank account. 3. To receive e-rupee on mobile phones, beneficiaries need a smartphone with an internet connection. सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग e-rupee। तो e-rupee है क्या? बेसिकली ये एक प्रीपेड डिजिटल वाउचर है।
सोचो ये एक पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल गिफ्ट कार्ड जैसा है। हाँ, जैसे गवर्नमेंट या कोई कंपनी आपको एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग भेजती है और आप उसे सिर्फ एक डेजिग्नेटेड जगह पर ही रिडीम कर सकते हो, जैसे हॉस्पिटल में वैक्सीन के लिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स को आराम से एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रूपी इज रुपीज 1 लाख। आरबीआई ने ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स की कैप पहले 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी थी। तो हाँ, करंट मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख ही है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। स्टेटमेंट 2, बेनिफिशियरीज कैन रिसीव ई रूपी विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। ये ई रूपी का स्टार फीचर है। बिल्कुल, इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डिजाइन किया गया है। वाउचर सीधा बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पर डिलीवर होता है, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब तीसरा, स्टेटमेंट 3, टू रिसीव ई रूपी ऑन मोबाइल फोन्स बेनिफिशियरीज नीड अ स्मार्टफोन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। ये गलत है। ई रूपी एक क्यूआर कोड के थ्रू स्मार्टफोन्स के लिए या एक एसएमएस स्ट्रिंग के थ्रू बेसिक फीचर फोन्स के लिए डिलीवर होता है। इसका मतलब स्मार्टफोन और इंटरनेट जरूरी नहीं है, ये बेसिक फोन पर भी काम करता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फाइनल काउंट करते हैं। स्टेटमेंट्स 1 और 2 करेक्ट है। इसका मतलब सही ऑप्शन है सी, 1 एंड 2 ओनली। यहाँ पेरिफेरल नॉलेज के लिए ई रूपी को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इसका मेन फायदा है लीक प्रूफ डिलीवरी। और एक मेमोरी हैक, ई रूपी को सोचो इजी रिडीम, यूनिवर्सल, नो बैंक अकाउंट नीडेड, पर्पस स्पेसिफिक और इंस्टेंट। और याद रखना, आई इंटरनेट रिक्वायर्ड के लिए नहीं है। मिनी रिकैप, ई रूपी टारगेटेड डिलीवरी के लिए एक पावरफुल टूल है। लिमिट 1 लाख है, बैंक अकाउंट जरूरी नहीं और बेसिक फोन काफी है। इसलिए स्टेटमेंट्स 1 और 2 सही है। अब क्वेश्चन 181 from CDS 2022I. Which one of the following forms of money supply is considered as the most widely used in the Indian monetary system? ऑप्शंस है A M1, B M2, C M3, D M4। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मनी सप्लाई का मतलब है इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा टोटल स्टॉक ऑफ मनी। आरबीआई इसके लिए अलग अलग मेजर्स यूज करती है, M1, M2, M3 और M4। ये इस बेसिस पर है कि पैसा कितना लिक्विड है। लिक्विडिटी का मतलब है आप उसे कितनी आसानी से ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो इनके कंपोनेंट्स देखते हैं। M1 सबसे लिक्विड है। इसमें करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं। इसे नैरो मनी भी कहते हैं। M2 होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स के सेविंग्स डिपॉजिट्स। M3 है M1 प्लस कमर्शियल बैंक्स के नेट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स जैसे कि FDs। ये सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर है और इसे ब्रॉड मनी कहते हैं। और M4 है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स। सवाल पूछ रहा है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर, और वो है M3। इसे ब्रॉड मनी कहते हैं और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए सबसे ज्यादा इसी को यूज करता है। रेफरल नॉलेज के लिए लिक्विडिटी का ऑर्डर याद रखना जरूरी है। M1 सबसे लिक्विड है और M4 सबसे कम। और मेमोरी हैक, सोचो M3 ही मोस्ट यूज थर्ड मेजर है। ये ब्रॉड मेजर है जो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देता है। मिनी रिकैप, जबकि M1 सबसे लिक्विड है, M3 इंडिया में मनी सप्लाई का सबसे वाइडली यूज्ड और कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है जिसे ब्रॉड मनी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल क्वेश्चन 182, ये भी CDS 2022I से which one of the following is considered as an agency function of commercial banks in India? ऑप्शंस A, acceptance of deposits, B, acceptance of income tax payments, C, investment of surplus funds, D, providing overdraft facilities. ब्रॉड माइक्रो थीम है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स के फंक्शंस को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस आते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से सोचो, आपका बैंक के साथ प्राइमरी रिश्ता है, पैसा डिपॉजिट करना और लोन लेना। लेकिन कभी कभी बैंक आपके एजेंट की तरह काम करता है, जैसे आपके बिहाफ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। ये एक एजेंसी फंक्शन है, बैंक आपके लिए काम कर रहा है। इस लॉजिक से ऑप्शंस देखते हैं। A, acceptance of deposits, ये एक प्राइमरी फंक्शन है, एजेंसी नहीं। C, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, बैंक अपने फंड्स को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता है, ये भी प्राइमरी फंक्शन है। D, providing overdraft facilities, ये एक तरह की लेंडिंग है जो कि प्राइमरी फंक्शन है। B, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट्स, यहाँ बैंक गवर्नमेंट के एजेंट या आपके एजेंट की तरह टैक्स पेमेंट्स कलेक्ट कर रहा है। ये एजेंसी फंक्शन की डेफिनेशन में परफेक्टली फिट होता है। बिल्कुल, दूसरे एजेंसी फंक्शंस में आते हैं चेक्स कलेक्ट करना, रेंट पे करना, एक्सेट्रा। इसके लिए मेमोरी हैक, एजेंसी वर्ड एजेंट से आता है। एजेंट किसी और के लिए काम करता है। किस ऑप्शन में बैंक किसी और के लिए काम कर रहा है? सिर्फ ऑप्शन बी में। मिनी रिकैप, डिपॉजिट्स लेना और लोन्स देना प्राइमरी फंक्शंस हैं। पेमेंट्स के लिए एजेंट बनना, जैसे टैक्सेस के लिए, एक एजेंसी फंक्शन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बैंकिंग पर ही कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन 183 फ्रॉम CDS 2021I. The percentage by which the money the borrower pays back exceeds the money they had borrowed is called as. A, बैंक रेट, B, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, C, रियल इंटरेस्ट रेट, D, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। Broad micro theme, understanding interest rates. रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए बोरो किए, एक साल बाद आपने 110 रुपए वापस किए। जो एक्स्ट्रा आपने पे किया वो है 10 रुपए, जो ओरिजिनल अमाउंट का 10% है। ये 10% ही इंटरेस्ट रेट है। सवाल इस बेसिक इंटरेस्ट रेट का नाम पूछ रहा है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। बैंक रेट, ये एक स्पेसिफिक रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लेंडिंग करता है। ये एक पॉलिसी रेट है। गलत। रियल इंटरेस्ट रेट, ये होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। सवाल में इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं है। गलत। डी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल सब कुछ आ जाता है। इंटरेस्ट रेट इसका सिर्फ एक हिस्सा है। गलत। बी, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये स्टेटेड इंटरेस्ट रेट होता है बिना इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किए। ये क्वेश्चन की डेफिनेशन से टेक्स्ट बुक मैच है। बिल्कुल, जब आप किसी लोन का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं 8% पर एनम, तो वो 8% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ही होता है। इसका मेमोरी हैक,
नॉमिनल का मतलब है इन नेम ओनली या स्टेटेड वैल्यू। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आपको नाम से दिखता है बिना किसी एडजस्टमेंट के। मिनी रिकैप। बोरोवर प्रिंसिपल के ऊपर जो बेसिक परसेंटेज पे करता है उसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन 184 from CDS 2020I. The cash reserve ratio refers to A, the share of net demand and time liabilities that banks have to hold as liquid assets. B, the share of net demand and time liabilities that banks have to hold as balances with the RBI. C, the share of net demand and time liabilities that banks have to hold as part of their cash reserves. D, the ratio of cash holding to reserves of banks. broad micro theme, understanding cash reserve ratio CRR. इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो आपने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए। आरबीआई कहता है सुनो, इस पैसे का एक सर्टेन परसेंटेज मेरे पास रिजर्व के तौर पर रखना पड़ेगा। मान लो CRR 4% है, तो बैंक को 40 रुपीज RBI के पास कैश के फॉर्म में पार्क करने पड़ेंगे। और वो सिर्फ बाकी के 960 रुपीज ही आगे लोन दे सकता है। इस लॉजिक से ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट्स। ये डेफिनेशन एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की है, जिसमें बैंक्स को लिक्विड एसेट्स अपने पास रखने होते हैं। गलत। ऑप्शन सी और डी थोड़े वेग और इनकरेक्ट डेफिनेशंस हैं। बी द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज बैलेंसेस विद द आरबीआई। ये एकदम प्रिसाइज परफेक्ट डेफिनेशन है। इसमें बेस एनडीटीएल भी बताया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कहाँ रखा जाता है विद द आरबीआई। यहाँ एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट ये है कि CRR के अंडर जो पैसा बैंक्स RBI के पास रखते हैं उस पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। और जब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होती है तो वो सीआरआर बढ़ा देती है। इसका मेमोरी हैक, सोचो CRR मतलब कैश रिजर्व्ड विद RBI। ये 3 R आपको कभी भूलने नहीं देंगे। Question 185 from CDS 2019I. Consider the following statements about a joint stock company. 1. It has a legal existence. 2. There is limited liability of shareholders. 3. It has a democratic management. Which of the statements given above are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम, फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस का सबसे कॉमन फॉर्म है, जैसे रिलायंस या टाटा मोटर्स। किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में सोचो जिसके शेयर्स आप स्टॉक मार्केट पर खरीद सकते हो। वो कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, इट हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस। एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो कानून की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। ये एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो क्रेडिटर सिर्फ कंपनी के एसेट्स ले सकते हैं, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उतने अमाउंट तक जितना आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, इट हैज अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कंपनी चलती कैसे है? शेयर होल्डर्स एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। 1 शेयर 1 वोट का ये प्रिंसिपल एक तरह से डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ही है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट माना जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। इसका मेमोरी हैक, कंपनी को एक इंसान की तरह सोचो जिसका नाम है LTD, लीगल एंटिटी, थ्रू वोटिंग, डेमोक्रेटिक, डेट इज लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी। मिनी रिकैप, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है, अपने ओनर्स को लिमिटेड लायबिलिटी ऑफर करती है और एक इलेक्टेड बोर्ड द्वारा डेमोक्रेटिकली चलती है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। Next, question 186 from CDS 2018I. Which one of the following statements about exchange traded fund ETF is not correct? A, it is a marketable security. B, it experiences price changes throughout the day. C, it typically has lower daily liquidity and higher fees than mutual fund shares. And D, an ETF does not have its net asset value calculated once at the end of every day. Broad micro theme, understanding exchange traded funds ETFs. तो ETF होता क्या है? ये एक म्यूचुअल फंड जैसा है पर स्टॉक एक्सचेंज पर एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, निफ्टी 50 की सभी 50 कंपनीज के शेयर्स खरीदने के बजाय आप निफ्टी 50 ETF की बस एक यूनिट खरीद सकते हो। और इस बास्केट को आप मार्केट आज में कभी भी खरीद या बेच सकते हो। चलो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं, हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। हाँ, इट इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। हाँ, ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, ये करेक्ट है। बी, इट एक्सपीरियंसेस प्राइस चेंजेस थ्रू आउट द डे, क्योंकि ये स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, इसका प्राइस कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता है, ये भी करेक्ट है। डी, an ETF does not have its net asset value calculated once at the end of every day. एक म्यूचुअल फंड की NAV दिन के एंड में सिर्फ एक बार कैलकुलेट होती है। लेकिन ETF का प्राइस तो कॉन्स्टेंटली बदलता है, तो ये स्टेटमेंट की उसकी NAV दिन में एक बार कैलकुलेट नहीं होती कंसेप्चुअली करेक्ट है। अब आते हैं सी पर। सी, इट टिपिकली हैज लोअर डेली लिक्विडिटी एंड हायर फीस देन म्यूचुअल फंड शेयर्स। ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। बिल्कुल, ETFs तो टिपिकली हायर डेली लिक्विडिटी और लोअर फीस के लिए फेमस है। ये स्टेटमेंट तो आपसे उल्टा बोल रहा है। ये डेफिनेटली इनकरेक्ट है। यही है, ETFs अपनी हाई लिक्विडिटी और जनरली कम फीस के लिए जाने जाते हैं। स्टेटमेंट सी इन दोनों फैक्ट्स को गलत बताता है। इसका मेमोरी हैक, सोचो ETF इज इक्वल टू इजी टू ट्रेड, फ्रूगल, लो फीस। ये इसके की एडवांटेजेस याद रखने में हेल्प करेगा। स्टेटमेंट सी इसके खिलाफ है। मिनी रिकैप, ETFs हाई लिक्विडिटी और कम फीस के लिए जाने जाते हैं। स्टेटमेंट सी इसका उल्टा दावा करता है, इसलिए वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमारा सही आंसर। Let's jump to question 187 from CDS 2017 II. The monetary policy in India uses which of the following tools? 1. Bank rate. 2. Open market operations. 3. Public debt. 4. Public revenue. Select the correct answer using the codes given below. ब्रॉड माइक्रो थीम, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये RBI का एरिया है। सवाल हमसे उन टूल्स को पहचानने के लिए कह रहा है जो RBI मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। चलो एक एक आइटम को एनालाइज करते हैं। बैंक रेट, ये क्लासिक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। ये वो रेट है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है, तो ये एक टूल है। 2. ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMOs, ये एक और बड़ा टूल है। इसमें RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती और बेचती है। जब RBI सिक्योरिटीज खरीदती है तो वो सिस्टम में पैसा इंजेक्ट करती है। करेक्ट। अब आते हैं 3. पब्लिक डेट एंड 4. पब्लिक रेवेन्यू पर।
ये तो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स और इनकम से रिलेटेड है। ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का फंक्शन है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं। तो इस लिस्ट से मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं बैंक रेट 1 और ओपन मार्केट ऑपरेशंस 2, पब्लिक डेट 3 और पब्लिक रेवेन्यू 4 फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं। इसलिए करेक्ट कोड है ए 1 एंड 2। इसका मेमोरी हैक, याद रखो मॉनेटरी पॉलिसी को मनी मैनेजर आरबीआई मैनेज करता है। और फिस्कल पॉलिसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट मैनेज करती है और ये गवर्नमेंट के फंड से डील करती है। मोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पब्लिक डेट और रेवेन्यू फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है। Now for question 188 from CDS 2017I. Which one of the following indices is now used by the Reserve Bank of India (RBI) to measure the rate of inflation in India? A. Nasdaq index. B. BSE index. C. Consumer price index. D. Wholesale price index. Broad micro theme. Inflation measurement in India. रियल लाइफ एग्जांपल। WPI इन्फ्लेशन को होलसेल लेवल पर मेजर करता है, जैसे एक ट्रक आलू का प्राइस चेक करना। और CPI इन्फ्लेशन को रिटेल लेवल पर मेजर करता है, वो प्राइस जो आप और मैं 1 किलो आलू के लिए पे करते हैं। CPI आम आदमी के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। A. Nasdaq इंडेक्स एंड B. BSE इंडेक्स। ये तो स्टॉक मार्केट इंडिसेस हैं, ये स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को नहीं। गलत। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI ये पहले में इंडेक्स हुआ करता था, पर इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होते। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI ये इंडेक्स हाउस होल्ड्स द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले गुड्स और सर्विसेज के बास्केट की कीमतों में बदलाव को कैप्चर करता है। और उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद आरबीआई ने ऑफिशियली सीपीआई को अपना की इन्फ्लेशन मेट्रिक अडॉप्ट कर लिया। सही, क्योंकि आरबीआई का काम कंज्यूमर्स के लिए प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, इसलिए ये लॉजिकल है कि वो उस इंडेक्स को टारगेट करे जो कंज्यूमर प्राइसेस को बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। इसका मेमोरी हैक, याद रखो आरबीआई की पॉलिसीज कॉमन पर्सन को अफेक्ट करती हैं, इसलिए वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं, C फॉर C। मिनी रिकैप, जबकि WPI और CPI दोनों इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, आरबीआई अब ऑफिशियली CPI को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का एंकर मानता है। ऑप्शन C इज करेक्ट। Let's move to question 189 from CDS 2016 II. Which of the following with regard to the term bank run is correct? A. The net balance of money a bank has in its chest at the end of the day's business. B. The ratio of bank's total deposits and total liabilities. C. A panic situation when the deposit holders start withdrawing cash from the banks. D. The period in which a bank creates highest credit in the market. Broad micro theme, understanding a bank run. इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। एक र्यूमर फैल जाती है कि आपका बैंक फेल होने वाला है, आप डर जाते हो। तो अब बैंक रन करते हो अपना सारा पैसा निकालने के लिए। अब इमेजिन करो कि हजारों दूसरे डिपॉजिटर्स भी यही कर रहे हैं, यही है बैंक रन। ये एक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बैंक्स अपने सारे डिपॉजिट्स कैश में नहीं रखते, वो इसका ज्यादातर हिस्सा लोन दे देते हैं। अगर सब एक साथ अपना कैश मांगने आ गए तो बैंक एक्चुअली फेल हो सकता है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। A, B और D या तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है या हाई बिजनेस का टाइम डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्राइसिस नहीं। C. A panic situation when the deposit holders start withdrawing cash from the banks. ये सिनेरियो को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। ये एक कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है, जहां डर डिपॉजिटर्स को अपने फंड्स निकालने पर मजबूर कर देता है। ये करेक्ट डेफिनेशन है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए यही वजह है कि इंडिया में DICG जैसी डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं। वो डिपॉजिटर्स को अश्योर करती हैं कि उनका पैसा 5 लाख रुपए तक सेफ है। इसका मेमोरी हैक, नाम को ही विजुअलाइज करो। बैंक रन का मतलब है जब लोग रन करके बैंक जाते हैं अपना पैसा निकालने। मिनी रिकैप, बैंक रन एक पैनिक ड्रिवन मास विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स है, जो एक सॉल्वेंट बैंक को भी कोलैप्स कर सकता है। ऑप्शन C करेक्ट है। Next up, question 190 from CDS 2016I. Which of the following will be the outcome if an economy is under inflationary pressure? 1. Domestic currency heads depreciation. 2. Exports become less competitive. 3. Cost of borrowing decreases. 4. Bondholders benefit. Which of the statements given above is are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है? चलो इफेक्ट्स एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, डोमेस्टिक करेंसी हेड्स डिप्रिसिएशन। हाई इन्फ्लेशन मतलब आपकी करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो रही है। ये आपके गुड्स को फॉरेनर्स के लिए भी महंगा बनाता है, जिससे आपकी करेंसी की डिमांड कम होती है। कम डिमांड से डिप्रिसिएशन होता है, ये प्लॉजिबल है। स्टेटमेंट 2, एक्सपोर्ट्स बिकम लेस कंपेटिटिव। अगर आपकी कंट्री में बनने वाले गुड्स की कीमत बढ़ रही है तो वो दूसरे देशों के लोगों के लिए महंगे हो जाते हैं, इससे आपके एक्सपोर्ट्स कम कंपेटिटिव हो जाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीजेस। ये तो उल्टा है, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, इससे बोरोइंग महंगी होती है। ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 4, बॉन्ड होल्डर्स बेनिफिट। एक बॉन्ड आमतौर पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट का रियल रिटर्न कम हो जाता है, तो बॉन्ड होल्डर्स लेंडर्स को हाई इन्फ्लेशन से नुकसान होता है। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से स्टेटमेंट 2 तो डेफिनेटली करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 प्लॉजिबल है, बट 2 ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट है। क्योंकि 3 और 4 तो पक्का गलत है और 2 पक्का सही है, इसलिए ऑप्शन B 2 ओनली सबसे लाइकली इंटेंडेड आंसर है। इसका मेमोरी हैक, इन्फ्लेशन को एक प्राइस टैग इंक्रीजर की तरह सोचो। अगर आपकी कंट्री के प्राइस टैग्स बढ़ गए तो फॉरेनर्स आपका सामान नहीं खरीदेंगे, एक्सपोर्ट्स कम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। मिनी रिकैप, हाई इन्फ्लेशन एक देश के एक्सपोर्ट्स को महंगा और कम कॉम्पिटिटिव बनाता है। ये हायर इंटरेस्ट रेट्स लाता है और फिक्स्ड इनकम वालों को नुकसान पहुंचाता है। स्टेटमेंट 2 सबसे सॉलिड और करेक्ट आउटकम है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 191 फ्रॉम CDS 2016 II. Which of the following are credit rating agencies in India? 1. CRISIL, 2. CARE, 3. ICRA. Select the correct answer using the codes given below. ब्रॉड माइक्रो थीम, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। ये एजेंसीज करती क्या है? ये कंपनीज के रिपोर्ट कार्ड जैसी हैं। वो एक बोरोवर की फाइनेंशियल हेल्थ और डेट वापस करने की एबिलिटी को असेस करती हैं और फिर एक रेटिंग देती हैं, जैसे AAA, AA, etc. चलो नाम चेक करते हैं। 1. CRISIL.
क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे वेल नोन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है। 2. CARE, Credit Analysis and Research Limited. ये भी इंडिया की एक मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 3. ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया की एक प्रोमिनेंट रेटिंग एजेंसी है। तीनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। पेरिफेरल नॉलेज के लिए कुछ दूसरी मेजर ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड एंड पोर्स, S&P, मूडीज और फिच। इसका मेमोरी हैक, बस इन एक्रोनिम्स को याद रखो, ये इंडियन फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं। क्रिसिल, केयर, ICRA। एक दो बार बोलो। मिनी रिकैप, क्रिसिल, केयर और ICRA तीनों ही इंडिया की मेजर सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इसलिए तीनों सही हैं। Let's tackle question 192 from CDS 2016I. Which of the following statements are true with respect to Phillips curve? 1. It shows the trade-off between unemployment and inflation. 2. The downward sloping curve of Phillips curve is generally held to be valid only in the short run. 3. In the long run, Phillips curve is usually thought to be horizontal at the non-accelerating inflation rate of unemployment. Nairu. Select the correct answer using the codes given below. ब्रॉड माइक्रो थीम, द फिलिप्स कर्व। Phillips curve मैक्रोइकोनॉमिक्स का एक फेमस कॉन्सेप्ट है। ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक रिश्ता डिस्क्राइब करता है। ओरिजिनल आइडिया था कि इनके बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप है। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1. It shows the trade-off between unemployment and inflation. ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है, तो ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज जनरली हेल्ड टू बी वैलिड ओनली इन द शॉर्ट रन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूआंस है। बाद में इकोनॉमिस्ट ने पाया कि ये ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप लॉन्ग रन में टूट जाती है। तो ये सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप एक शॉर्ट रन फिनोमेना है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज यूजुअली थॉट टू बी हॉरिजॉन्टल। ये गलत है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल होता है, नायरू पर। एक वर्टिकल कर्व का मतलब है कि लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स 1 और 2 करेक्ट है, पर 3 गलत है क्योंकि लॉन्ग रन कर्व वर्टिकल है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है A, 1 and 2 ओनली। इसका मेमोरी हैक, फिलिप्स को एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचो। फिलिप्स कहता है कि आप एक चीज पिक कर सकते हो, कम अनएम्प्लॉयमेंट या कम इन्फ्लेशन, पर ये चॉइस सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। मिनी रिकैप, फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ दिखाता है। लॉन्ग रन में ये ट्रेड ऑफ खत्म हो जाता है और कर्व वर्टिकल हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट्स 1 और 2 करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 फ्रॉम CDS 2016I. Which of the following terms is used in economics to denote a technique for avoiding a risk by making a counteracting transaction? A. Dumping. B. Hedging. C. Discounting. D. Deflating. Broad micro theme, risk management techniques. Real life example. मान लो आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो जिसे 3 महीने बाद 1,000 रुपए मिलने हैं। आपको चिंता है कि डॉलर सस्ता हो सकता है। इस रिस्क से बचने के लिए आप आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि आप 3 महीने बाद $1,000 एक फिक्स्ड रेट पर बेचोगे। खुद को प्रोटेक्ट करने के इस एक्ट को ही आंसर कहते हैं। चलो ऑप्शंस देखते हैं। डंपिंग, ये इंटरनेशनल ट्रेड का टर्म है जब गुड्स को विदेश में घरेलू कीमत से कम पर बेचा जाता है। डिस्काउंटिंग, ये एक फ्यूचर पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। डिफ्लेटिंग, ये एक नॉमिनल वैल्यू को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना है। हेजिंग, ये एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जिसे पोटेंशियल लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे एग्जाम्पल और सवाल की डेफिनेशन से परफेक्टली मैच करता है। बिल्कुल, हेजिंग एक तरह से इंश्योरेंस लेने जैसा है। इसका मेमोरी हैक, हेजिंग को सोचो जैसे आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन के चारों तरफ एक हेज या फेंस लगा रहे हो, उसे खराब मौसम, रिस्क से बचाने के लिए। मिनी रिकैप, एक फाइनेंशियल रिस्क से बचने के लिए काउंटर एक्टिंग ट्रांजैक्शन करने की टेक्निक को हेजिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं CAPF 2024 क्वेश्चन 195 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 1. The central bank can increase the money supply by purchasing securities from the public. 2. The central bank can increase the money supply by increasing the bank rate. 3. The central bank can decrease the money supply by increasing the cash reserve ratio. Which of the statements given above are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम, एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। हाँ, चलो हर स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो रही है। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीदता है तो वो उन्हें पैसे देता है। ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में एंटर करता है और मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। अगर बैंक रेट बढ़ाया जाता है तो बैंक्स के लिए बोरोइंग महंगी हो जाती है। इससे मनी सप्लाई कम होती है, बढ़ती नहीं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3, द सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। अगर RBI CRR बढ़ाती है तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट है। इसका मतलब सही ऑप्शन है C, 1 and 3 ओनली। इसका मेमोरी हैक, सेंट्रल बैंक को एक माली गार्डनर की तरह सोचो। सिक्योरिटीज खरीदना गार्डन में पानी पैसा डालने जैसा है। CRR बढ़ाना गमला छोटा करने जैसा है, जिससे प्लांट के ग्रो करने के लिए कम जगह बचती है, लेंडिंग के लिए कम पैसा। मिनी रिकैप, सिक्योरिटीज खरीदना और CRR बढ़ाना सेंट्रल बैंक के लिए मनी सप्लाई बढ़ाने और घटाने के इफेक्टिव तरीके हैं, इसलिए 1 and 3 करेक्ट हैं। नाउ फॉर क्वेश्चन 196 फ्रॉम CAP 2024. Retail core inflation is calculated excluding which of the following? 1. Food and beverages. 2. Fuel and light. 3. Transport and communication. 4. Clothing and education.
Select the correct answer using the code given below. Broad micro theme. Core inflation versus headline inflation. हेडलाइन इन्फ्लेशन टोटल इन्फ्लेशन होता है, पर कुछ आइटम्स जैसे फूड और फ्यूल बहुत वॉलेटाइल होते हैं। उनके प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। रियल पर्सिस्टेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड को अच्छे से समझने के लिए इकोनॉमिक्स कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं इन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को हटाकर। चलो आइटम्स एनालाइज करते हैं। 1. फूड एंड बेवरेजेस एंड 2. फ्यूल एंड लाइट। इनके प्राइसेस नोटोरियसली वॉलेटाइल होते हैं। ये कोर इन्फ्लेशन के लिए क्लासिक एक्सक्लूजन्स हैं। 3. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड 4. क्लोथिंग एंड एजुकेशन। इन आइटम्स के प्राइसेस ज्यादा स्टेबल या स्टिकी होते हैं। इन्हें आमतौर पर कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो आइटम्स एक्सक्लूड किए जाते हैं वो हैं फूड एंड बेवरेजेस 1 और फ्यूल एंड लाइट 2। करेक्ट ऑप्शन है ए 1 एंड 2 ओनली। इसका मेमोरी हैक, कोर इन्फ्लेशन को एक सेब या एप्पल के स्टेबल कोर की तरह सोचो। आप आसानी से खराब होने वाले छिलके, फूड एंड फ्यूल को हटा देते हो ताकि अंदर का सॉलिड हिस्सा देख सको। मिनी रिकैप। कोर इन्फ्लेशन फूड और फ्यूल जैसे वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड करता है ताकि अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड का बेहतर मेजर मिल सके। इसलिए 1 और 2 एक्सक्लूड होते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 197 फ्रॉम CAPF 2023। If the cash reserve ratio is lowered by the RBI, the supply of money in the economy will A. Remain unchanged. B. Decrease. C. Increase. D. Have ambiguous impact. broad micro theme. Impact of CRR on money supply. चलो अपने पुराने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। एक बैंक के पास 1000 रुपए डिपॉजिट्स हैं। अगर CRR 4% है तो बैंक RBI के पास 40 रुपए रखता है और 960 रुपए लोन दे सकता है। अब मान लो RBI CRR को कम करके 3% कर देती है, अब बैंक को RBI के पास सिर्फ 30 रुपए रखने तो होंगे। वो एक्स्ट्रा 10 रुपए अब लोन दे सकता है। तो जब बैंक ज्यादा लोन दे सकता है तो वो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाता है और इकोनॉमी में ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो इंक्रीज करेक्ट है। CRR कम करने से बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए अवेलेबल फंड्स बढ़ जाते हैं जिससे मनी सप्लाई बढ़ती है। इसका मेमोरी हैक, CRR को कैश रिस्ट्रिक्शन रेशियो की तरह सोचो। अगर आप रिस्ट्रिक्शन कम करते हो तो आपको ज्यादा आजादी मिलती है, ज्यादा मनी सप्लाई। मिनी रिकैप। CRR कम करने से बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी सीधे तौर पर बढ़ जाती है जिससे मनी सप्लाई में इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। वी आर इन द फाइनल स्ट्रेच। क्वेश्चन 198 फ्रॉम CAPF 2021। द अमाउंट बाय व्हिच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल GDP एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ GDP इज कॉल्ड A. Recessionary gap. B. Inflationary gap. C. Income multiplier. D. Automatic stabilizer. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मैक्रो इकोनॉमिक गैप्स। फुल एम्प्लॉयमेंट GDP इकोनॉमी का पोटेंशियल आउटपुट है। इक्विलिब्रियम GDP वो है जो इकोनॉमी एक्चुअली प्रोड्यूस कर रही है। इन दोनों के बीच का फर्क एक गैप क्रिएट करता है। रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन एक फैक्ट्री की कैपेसिटी पर डे 100 कार्स बनाने की है, पोटेंशियल, लेकिन हाई डिमांड के कारण वो ओवरटाइम करके 110 कार्स प्रोड्यूस कर रही है, एक्चुअल। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेन बढ़ते कॉस्ट्स और प्राइसेस को लीड करेगा, यानी इन्फ्लेशन। इसी गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन स्टेम कहता है इक्विलिब्रियम GDP एक्सीड्स फुल एम्प्लॉयमेंट GDP। ए. रिसेशनरी गैप, ये तब होता है जब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से कम होता है, गलत। बी. इन्फ्लेशनरी गैप, ये हमारे एग्जांपल और सवाल से परफेक्टली मैच करता है, करेक्ट। सी. इनकम मल्टीप्लायर एंड डी. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ये अलग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, गैप्स के टाइप्स नहीं। इसका मेमोरी हैक, ये तो नाम में ही है। अगर एक्चुअल GDP अपने पोटेंशियल से आगे निकल गया तो वो इन्फ्लेट हो गया, जिससे एक इन्फ्लेशनरी गैप बनता है। और अगर पीछे रह गया तो वो रिसेशनरी गैप है। मिनी रिकैप। जब रियलिटी एक्चुअल GDP पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट GDP से आगे भागती है तो एक इन्फ्लेशनरी गैप बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये रहा आखिरी सवाल। Question 199 from CAPF 2020. Which of the following goods are included to estimate food inflation in India? 1. Wheat. 2. Paddy. 3. Tobacco. 4. Sugar. Select the correct answer using the codes given below. ब्रॉड माइक्रो थीम कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए स्टेटिशियंस एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ फूड आइटम्स यूज करते हैं। हमें बस ये पहचानना है कि इनमें से कौन से आइटम्स उस ऑफिशियल बास्केट में हैं। चलो आइटम्स एनालाइज करते हैं। 1. Wheat and 2. Paddy. ये इंडिया के प्राइमरी स्टेपल फूड ग्रेन्स हैं। ये तो जरूर होंगे। 3. टोबैको। क्या टोबैको एक फूड आइटम है? नहीं, इसे एक अलग कैटेगरी जैसे मिसलेनियस या इंटॉक्सिकेंट्स में क्लासिफाई किया जाता है। इसे फूड इन्फ्लेशन में काउंट नहीं करते। 4. Sugar. शुगर एक की फूड कमोडिटी है, इसे जरूर इंक्लूड किया जाता है। तो फूड इन्फ्लेशन के लिए हमारी फाइनल बास्केट में व्हीट 1, पैडी 2 और शुगर 4 आएंगे। टोबैको 3 बाहर रहेगा। इसका मतलब करेक्ट कोड है D. 1, 2 and 4। पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखें कि इंडिया की CPI में फूड आइटम्स का वेटेज बहुत हाई है, लगभग 46%। इसका मेमोरी हैक, इन्फ्लेशन बास्केट के लिए एक हेल्दी प्लेट इमेजिन करो। आपके पास रोटी व्हीट से, चावल पैडी से और कुछ मीठा शुगर है। टोबैको उस प्लेट में फिट नहीं होता। मिनी रिकैप। फूड इन्फ्लेशन जरूरी खाने की चीजों से कैलकुलेट होता है। व्हीट, पैडी और शुगर जरूरी हैं, टोबैको नहीं। इसलिए 1, 2 और 4 इन्हें ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड दैट्स अ रैप। देखा, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, NBFCs, फिलिप्स कर्व, ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं बल्कि एक लॉजिक बेस्ड सिस्टम के पार्ट्स हैं। आज हमने ना सिर्फ CDS और CAPF के इन टफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझा। द की टेकअवे ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। हर इकोनॉमिक पॉलिसी का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है जो हम सबकी लाइफ को टच करता है। हर ऑप्शन सही या गलत क्यों था, उसके पीछे का लॉजिक याद रखना, वही क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। बिल्कुल सही। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब डिमांड सप्लाई से आगे निकल जाती है। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी के एक्सेलरेटर और ब्रेक्स की तरह काम करते हैं। NBFCs बैंक के कजिन्स हैं, लोन दे सकते हैं पर डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। और फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ को दिखाता है। Now here's a final thought to ponder.
हमने देखा कि सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा करने से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है और लोगों की जॉब्स जा सकती हैं। तो प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस, वो स्वीट स्पॉट क्या है और उसे कैसे अचीव किया जा सकता है? इसके बारे में सोचना। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। हम जल्द ही वापस आएंगे माइंड बेंडिंग क्वेश्चंस के एक और सेट के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चन।